नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज हम अपनी जो सेकंड टाइप की वर्ड प्रॉब्लम है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम सेकंड, जो कि एजेस से रिलेटेड है, उसको करना शुरू करते हैं। तो इस कड़ी में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का, वो क्वेश्चन है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन इस कड़ी में हमारे पास आ रहा है वो एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। वो हमसे क्या कहता है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस in years 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है जिसमें हमें इसके रोहन की एज हमें फाइंड आउट करनी है, उसको मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए, जो फर्स्ट मैं इसका सोल्यूशन का मेथड बताता हूँ आपको, वो एक्स और वाई लेट करके, और दूसरा तरीका है इसको एक्स के टर्म्स में पूरी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना। देखिए जैसे पहले हम देते हैं इसको एक्स और वाई मान के चलते हैं, यानी कि जैसे फाइंड आउट हमें करनी है रोहन्स की एज, है ना। तो हम कहते हैं लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, वो क्या होगी, एक्स ईयर्स मान लेते हैं, ठीक है। और उसकी मदर की होगी मदर्स प्रेजेंट, इसकी क्या होगी, हिज मदर प्रेजेंट एज। उसको हमने वाई ईयर्स मान लिया, मानने का है ना, हमने ये मान लिया। इसके बाद हमने क्या करना था, डालना होता है ATQ, दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने पढ़ा, और हमें पता चला कि एक कंडीशन जो पहली दे रखी है वो क्या दे रखी है कि रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम, मतलब उससे 26 साल बड़ी है। यानी कि रोहन की मदर की एज कितनी है, वाई, रोहन की एज कितनी है, एक्स, रोहन की जो मदर की एज है दैट इज 26 ईयर्स मोर देन रोहन, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 बनाइए आपने, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने पहली लाइन पढ़ी है, पहली लाइन से पहली क्वेश्चन फॉर्म कर दी, ठीक। फिर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजिस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी। अब विल बी का मतलब थोड़ा बहुत जानते हो, टेंस वगैरह पढ़े हो। विल बी मतलब फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर आपको फ्यूचर अगर किसी का बताना हो मैथमेटिकली तो आप उसकी ऐड कर देते हो जितना आपको, जैसे 3 साल बाद बताना है तो अगर आपने एक बंदे की एज को एक्स माना है तो 3 साल बाद बताना है तो x+3 कह दोगे। वाई माना है तो 3 साल बाद बताओगे क्या होगा, y+3, जस्ट लाइक दैट, है ना। तो आप क्या कह सकते हो, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, है ना, यानी कि एक्स की जो एज है 3 साल बाद, यानी कि रोहन की एज, और उसकी मदर की जो एज है 3 साल बाद, इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज कितना है, 360। बट क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, बट अपने को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है एक ही वेरिएबल फॉर्म होती है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 2 मान लेते हैं एंड कह देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ किसकी, ये y की वैल्यू बन रही है इक्वेशन 1 में, y इन इक्वेशन नंबर 2। अगर हम y की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में डाल दें तो हमें एक ही एक वेरिएबल की टर्म से पूरी इक्वेशन मिल जाएगी और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए x+3 तो एज इट इज़ रखा क्योंकि उसमें तो चेंज कर नहीं सकते, हमें चेंज क्या करना है y की टर्म्स में। y की जगह क्या डालेंगे, x+26 और प्लस का 3 तो एज इट इज़ रखा, ठीक है। बाकी का 360 भी एज इट इज़ रखा। तो यहाँ पर क्या बना, x+3 तो था ही, साथ में x+29 इक्वल टू 360, ठीक है। इसके बाद आपको आई थिंक आइडेंटिटी वगैरह याद होगी कि अगर x+a और x+b को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, 2 लीनियर फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, x² प्लस a+b टाइम्स ऑफ x प्लस में ab। ये याद है आइडेंटिटी। अगर इसको आप यूज़ करना जानते हो तो आपको पता है इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप इजीली लिख सकते हो x² प्लस 3 + 29 दैट इज 32 टाइम्स ऑफ x, और प्लस इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 29 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 3 9 ज़ा 27, तो 2 पर हासिल गया, और 3 2 ज़ा 6 6 तो 2 87 आ गया। 87 इक्वल टू 360, सीधा मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब x² प्लस 32 टाइम्स ऑफ x तो एज इट इज़ रखा, इसको अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो 87 माइनस में 360 इक्वल टू में 0, और अगर 360 में से 87 को घटा दो, बाद में फिर नेगेटिव लगा देना, तो आपको क्या मिलेगा,
यहाँ पर क्या करोगे 3 आएगा, और यहाँ पर कितना 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा, और 2 है यानी 273 बचा। ठीक है, छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आती है ना। 32 ऑफ एक्स, इसको इसमें से माइनस करो, दैट इज माइनस का 273 इक्वल टू में 0, है ना। और सी की वैल्यू जब भी नेगेटिव आती है तो आपका आंसर पॉजिटिव आता है, ये बात पता है ना, ये मैंने पहले ही बताया था। डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव आएगा यानी इसके रियल रूट्स पॉसिबल हैं। तो इसमें से हमें इतना बात पता चला, ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म हो गई। अब एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको साइड में धर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो इसको अभी सॉल्व कर सकता हूँ बाय फैक्टराइजेशन और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तीनों में से कोई भी अप्लाई करके मैं इसको ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ, मगर मैं इसको अभी सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि इसका जो नेक्स्ट मेथड है वो भी मैं आपको बता करके इस इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व कर दिखाऊंगा। क्या कहना चाह रहा हूँ अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। देखो, अल्टरनेटिवली मतलब इसका जो दूसरा मेथड है उसमें अगर मैं कहना चाहूँ, जैसे अगर हम एक ही टर्म्स में, जैसे हमने यहाँ पर तो 2 अलग अलग वेरिएबल्स माने थे एक्स और वाई, है ना, मगर क्वेश्चन में हमसे किस चीज़ के बारे में बात करी थी? खाली एक्स के, रोहन की एज के बारे में। तो अगर उसको हम एक्स मानते हैं और पूरी इक्वेशन को ही एक्स के टर्म से पूरी जनरेट करते हुए चले जाते हैं, तब हमारा सोल्यूशन जो होता है किस तरीके से आता है, चलो उसको देखना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, लेट जो करा था रोहन्स प्रेजेंट एज कितनी होगी, एक्स ईयर्स, यस लगा दो। ठीक है, रोहन की प्रेजेंटेज को हमने एक्स माना, जो कि उधर भी माना था, है ना। मगर अब इसकी हिज मदर्स प्रेजेंट एज वो क्या होगी? वो होगी एक्स से, यानी कि रोहन की एज से 26 ज़्यादा। रोहन की एज कितनी थी? एक्स थी, उससे 26 ज़्यादा, दैट इज 26 प्लस हो जाएगा। ये 26 प्लस एक्स कह सकते हो, ये क्या हो गया, ईयर्स। ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया तो हमें पता चला कि हम ATQ अगर डालते हैं, दैट इज ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से लगभग 3 साल बाद जो रोहन की एज होगी वो क्या होगी, x + 3। उसकी मदर की क्या होगी, वो होगी x + 26 तो थी पहले, तो उसकी मदर की एज थी, और 3 साल बाद उसमें और जोड़ देना, दैट इज x + 29। ठीक है, और क्या कह रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि x + 3 जो 3 साल बाद रोहन की एज है, और x + 29 यानी कि जो उसकी मदर की एज है 3 साल बाद, इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज 360। बट वही मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही, 2 लीनियर फैक्टर का x + a और x + b का मल्टीप्लिकेशन करोगे, x² + a + b टाइम्स ऑफ x + ab। फॉर्मूला याद रखोगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। x² 3 + 29 करोगे, दैट इज 32 टाइम्स ऑफ x प्लस इसको उससे मल्टीप्लाई करा था अपना, कितना आया था 87, है ना, इक्वल टू 360। ध्यान से देख रहे हो तो वही इक्वेशन बन के आ रही है, x² + 32 2 टाइम्स ऑफ x, है ना। इसको आपने सॉल्व करा तो माइनस का 273 इक्वल टू 0, इक्वेशन आपकी वही बन के आ रही है। ठीक है, तो इससे पता चला कि दोनों तरीके हमने लगाए और इक्वेशन तो हमारी वही जनरेट हुई, है ना। अब रही बात इसको सॉल्व करने की, क्योंकि उसमें कह रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंटेज। हम किस में इंटरेस्टेड है, उसकी एज को निकालने में इंटरेस्टेड है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, अगर हम इसका अगर उस तरीके से लगाएं कि इसको भी अल्टरनेटिवली मैं करके दिखा सकता हूँ। देखो, या तो आपको आना चाहिए या मैं कर दिखाता हूँ। देखो, फैक्टराइजेशन लगाते हो तो 273 के आप ऐसे फैक्टर बनाओगे जो कि 32 दे जाए, आपको पता है ना। क्यों? यहाँ पर जो आपका x² कॉफिशिएंट दैट इज 1 और 1 और 273 का मल्टीप्लाई करोगे विद नेगेटिव साइन, तो माइनस का 273 ऑफ x² बनेगा। अब इसके आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो आपको दे जाए 32 विद प्लस का साइन। तो सबसे सिंपल तरीका, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि किस पार्ट्स में स्प्लिट अप हो सकता है, जैसे 18 है तो 9 दूनी 18 हो सकता है, 3 6 18 भी हो सकता है ना। मगर यहाँ तो 273 है, तो नहीं अगर इतना कर सकते हो तो आप सीधा एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो 3 से लोगे तो दैट इज 91 आ जाएगा। 91 अगर याद हो तो 7 के पार्ट में भी आता है, बट 13 पे आएगा। ठीक है, तो फिर ये 13 पे आ जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1, कुछ गलती तो नहीं है, एलसीएम लेना आता है ना, ठीक है। तो या तो ये हो सकता है 3 सते 21 हो गया, 21, और ये कितना है 13, 21 और 13 अगर करोगे तो कितना बनेगा 44, बट ये तो अपने को चाहिए नहीं, तो अपने को चाहिए कितना 32 चाहिए। तो 32 के लिए क्या करें, अगर हम 13 तिहाई करें 39, और 13 मल्टीप्लाई 3 39 हो गया, और 7 तो 39 अगर और बच गया तो अपना 7 है ना, अगर हम -7 डाल दें तो हमारा 32 आ सकता है, तो वेक्टर तो बन गया। यानी कि एक तो होगा 39 ऑफ एक्स और ये सकता है -7 ऑफ एक्स, यानी आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में 39 ऑफ एक्स माइनस में 7 टाइम्स ऑफ एक्स और माइनस का 273 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर तो वही पेयरिंग करते हैं, इसकी पेयरिंग, इसकी पेयरिंग, इसकी पेयरिंग करने में पता चला यहाँ से तो x कॉमन आता है और x प्लस 39 यहाँ बच जाता है ना। और यहाँ से देखा जाए तो अगर 7 कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ और ज़्यादा कॉमन नहीं है, और अपने को पता है इसके फैक्टर आ रहे थे 3, 7 और 13, तो 7 तो कॉमन आ ही गया, बाकी कितना बच जाता है 39 बच जाएगा, x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 39 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बना x प्लस 39 जो कि दोनों में कॉमन है, बाकी जो चीज़ बच गई x माइनस 7 इक्वल टू 0। अगर दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो या तो x प्लस 39 इक्वल टू 0 होगा, या तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 होगा, है ना। और अगर x प्लस 39 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 39, है ना। और अगर x माइनस 7 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 7 होगी। तो कौन से कंसीडर करोगे ये, क्यों क्यों क्योंकि जो x की वैल्यू अगर -39 आ रही है तो इसका मतलब एज नेगेटिव आ गई, और किसी की एज तो नेगेटिव हो नहीं सकती ना। किसी को कहते हो -12 साल का है तू, है अपनी एज तो अपने पॉजिटिव में बताते हो ना आप लोग, है कि नहीं। तो x इक्वल टू 7 तो आ गई उसकी एज, तो हमने क्या फाइंड आउट करना था, उसकी एज फाइंड आउट करनी थी रोहन की, है ना। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, या फिर एक देयरफॉर हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज 7 ईयर्स, 7 साल का ही, ठीक है ठीक है। बाकी इसको क्वाड्रेटिक से भी कर सकते थे, कर सकते हो ना। आई थिंक इसको आप एज अ होमवर्क के लिए, होमवर्क के तौर पे इसको एज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपके पास है उसको यूज़ करना, और इसकी वैल्यू ऑफ x को फाइंड आउट करना, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन भी छोटा सा तैयार कर दिया मैंने, जिस तरीके से उसको फैक्टराइजेशन से कराया, आप किससे करना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से काम बन जाता है ना। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एनसीईआरटी के। तो देखिए जो इस कड़ी में हमारा जो सेकंड क्वेश्चन बनता है वो हमारा एक्सरसाइज 4.3 से है, और 4.3 में भी क्वेश्चन नंबर 4 है। वो कहता है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। अब इसमें आप चाह कर भी दो वेरिएबल ले नहीं सकते, क्यों, यहाँ पर इसका किसी और से कोई रिलेशन नहीं दे रखा, जैसे उसमें पिछले वाले क्वेश्चन आपने देखा उसमें उसकी मदर्स के साथ रिलेशन दे रखा था, तब आप एक्स और वाई लेट कर सकते थे ना। यहाँ तो बेचारे एक्स को ही मानना पड़ेगा, मजबूरी है। तो क्या करेंगे अपन, हम लोग कहते हैं कि लेट, क्योंकि हमें उसकी रहमान की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो हम कहते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, रहमान, वो कितनी होगी, बी कह सकते हो x ईयर्स, ठीक है। रहमान की प्रेजेंट एज क्या हो गई, x ईयर्स हो गई। और अगर रहमान की एज अगर प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो अब हम क्या लिखेंगे, ATQ, दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये चीज़ बताने वाली भी है, मैं आपको थोड़ा बता ही दूँ कि अगर 3 ईयर्स है ना, 3 ईयर्स फ्रॉम, या 3 ईयर्स अगो है ना, 3 ईयर्स अगो का मतलब क्या होगा,
एक्स और -3 और 5 years फ्रॉम नाउ, क्योंकि छोटी मोटी बातों का आपको पता होना चाहिए, तो x+5 होगा। ये वाली थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कितनी भी ईयर्स को अगर आप पीछे लेके जा रहे हो तो वो नंबर माइनस हो जाता है ना। अगर आप उसको आगे यानी कि ईयर्स को बढ़ाते हो, जैसे इसमें 5 years फ्रॉम नाउ बोल रखा है, आज से लगभग 5 साल बाद, तो वो x+5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें पता चला कि ये दो चीज़ हमें क्वेश्चन में दे रखी। तो इसमें क्या कह रहा है, तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान्स एज 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि जो 3 years फ्रॉम नाउ कितना है x-3, और इसका रेसिप्रोकल वो कितना है x-3। इसका सम किसके साथ, इसका सम होना चाहिए x+5, यानी कि 5 साल बाद में उसका भी रेसिप्रोकल, यानी कि रेसिप्रोकल 3 साल पहले का, रेसिप्रोकल 5 साल बाद का, कितना है 1/3 इनका जो सम है। ठीक है, तो अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ से तो आपको पता है अगर x+5 और यहाँ पर दूसरा फैक्टर क्या बनेगा x-3 डिवाइडेड बाय, इधर पता है x-3 और x+5 इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। फिर तो सॉल्व करना तो आप जानते हो 2x। ठीक है, और ये 5 - 3 कर दोगे, दैट इज प्लस का 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर x², वही x+a और x-b का फॉर्म लगा दोगे, तो यहाँ पर कितना बनेगा 5 और माइनस का 3 दैट इज 2 और माइनस का 15 इक्वल टू 1/3। और आइडेंटिटी याद रखोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे है ना, तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, या पहले मैं इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई कर दिखा दूँगा, यानी 1² से ये x² + 2x - 15 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाएगा, है ना। इसके बाद माइनस का 15 तो था ही, इक्वल टू में इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 6x प्लस में 6, एक तरफ चीज़ें लानी है आप, यानी x² प्लस में 2x, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 6 हो जाकर माइनस का 6x, है ना। माइनस का 15 था ही, ये प्लस का 6 इधर आकर माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो x² माइनस करता हूँ -4x आ जाएगा, क्योंकि 2 - 6 करो तो कितना आएगा -4, और यहाँ पर कितना होगा माइनस का 17 ऑफ x इक्वल टू 0, 21। ठीक है, -15 और -6 करोगे तो 21 आएगा ना। ठीक है, अब 21 तो अपने को पता है कि अगर माइनस का 21 आ रहा है तो माइनस का 21 का फैक्टर क्या बन सकता है 3 और 7, और 3 और 7 का ये बन सकता है ऐसा कि आपको -4 दे जाए। कैसे, अगर आप x² लिखते हो, माइनस का 7x लिखते हो, प्लस का 3x लिखते हो, माइनस को 21 लिखते हो, तो इक्वल टू 0 कर देते हो। तो यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से एक ये पहला फैक्ट पेयरिंग करते हैं, यहाँ से दूसरी पेयरिंग करते हैं, दोनों में कॉमन आ गया x, और x - 7 बच गया। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है 3 और x - 7 बच गया, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहीं पर कर दूँ, तो अगर ऐसा हो गया तो एक फैक्टर बना x - 7 और दूसरा फैक्टर बन गया x+3 जो कि बच गया था इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो x की वैल्यू 7 आएगी, या तो x की वैल्यू आएगी -3, बट एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, सो x = 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और कोइंसिडेंटली ये भी, इसकी भी जो उम्र आई है वो रोहन की एज के बराबर आई है। हाँ, हालांकि एनसीईआरटी वगैरह में अगर आंसर आप पीछे देखने जाओगे तो उसमें सॉल्यूशन के तौर पे इक्वेशन बना रखा था, जो कि पिछले वाला क्वेश्चन जो था ना, फर्स्ट वाला क्वेश्चन करा था अपने, उसकी इक्वेशन फॉर्म कर रखी थी, उसको सॉल्यूशन नहीं दे रखा था। तो सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए आप वैसे कर सकते हो, बट फिर मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दिया था। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना हो गया। अब आप पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मगर उससे पहले अगर एक लाइन लिखना चाहते हो तो लिख देना, हेंस किसकी, हेंस हिज, यानी कि रहमान कह सकते हो ना, रहमान्स प्रेजेंट एज कितनी है 7 ईयर, 7 साल का है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है वो एक्सरसाइज 4.4 का है और क्वेश्चन नंबर चौथा है। ठीक है, ये कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन जो आपको दे रहे हैं पॉसिबल, ये संभव है कि नहीं है। इफ़ सो, अगर पॉसिबल है तो डिटरमाइन देयर परसेंटेजेस, तो उसके परसेंटेजेस को हमें फाइंड आउट करना है या निकालना। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन जो कंडीशन हमें दे रहा है वो हमसे ये कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, यानी कि 2 दोस्त हैं, उनकी प्रेजेंट एज कितनी है, उनका सम है कितना 20 ईयर्स, एंड 4 ईयर्स फ्रॉम 4 ईयर्स अगो, यानी कि 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजिस इन ईयर्स वॉज 48। तो देखो तरीका तो यही है कि या तो आप दोनों को अलग अलग लेट कर लो या तो एक ही में लेट कर लो। अलग अलग मैं तो करता हूँ, शायद आपको भी सही लगे, है ना। तो मैं उसी तरीके से कर दिखाता हूँ। लेट प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, फर्स्ट फ्रेंड, पहला जो दोस्त है उसकी हमने एक्स मान ली और साथ में ईयर्स लगाना चाहो लगा दो, सही रहता है ना। एंड प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितनी है, वाई ईयर्स, एक की एक्स मानी और दूसरे की वाई, है कि नहीं। तो अब हम पढ़ते हैं ATQ, दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ा, हमें पता चला कि दोनों की एजेस का सम यानी कि x और प्लस में y इक्वल टू 20 ईयर्स है ना। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, x प्लस वाई इक्वल टू 20, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड 4 ईयर्स अगो, यानी 4 साल पहले, अगर हम कहते हैं 4 ईयर्स अगो अगर बात करते हैं तो x की एज में से भी 4 साल घट जाएंगे और y की एज में से भी 4 साल घट जाएंगे। घटेंगे कि नहीं घटेंगे। तो अगर ऐसा हो गया तो इसके बारे में कह रखा है 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजिस इन ईयर्स वॉज 48, यानी इसका इंटू प्रोडक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 48। ठीक है, आई थिंक कुछ मुश्किल नहीं। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। चूँकि हमें आंसर एक ही टर्म से मिलाना होता है यहाँ पर, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। अगर हम सोचें कि यहाँ पर इस इक्वेशन 1 ना दे करके अभी नाम, तो अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं, अगर हम y की इक्वल टू कहते हैं 20 माइनस में x, तो कोई गलत नहीं होगा, है ना। और इस चीज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पर भी आपको y दिखता है, वहाँ 20 माइनस x डाल दो, यानी x माइनस 4 तो था, इनटू में y क्या क्या डालना है 20 माइनस में x और माइनस में 4 तो था ही, इक्वल टू में 48। ठीक, तो क्या होगा x माइनस में 4 तो एज इट इज रखा, यहाँ पर 20 माइनस 4 कर दोगे दैट इज 16 माइनस में x इक्वल टू 48, है ना। सोचो कि भाई यहाँ कहाँ से फॉर्मूला लगाया जाए, क्योंकि वो x प्लस ए एक्स माइनस एक्स प्लस बी वाला हुआ ना। तो उसके लिए एक तरीका भी है, ये या तो आप इसमें से देखो, अगर इसमें से आप कॉमन लेते हो -1, तो यहाँ पर क्या कह सकते हो कि x माइनस 4 और x माइनस में 16 कह दो, तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, है ना। होगा कि नहीं होगा। और इस माइनस को नलीफाई करने के लिए मैं इस पूरी इक्वेशन को ही -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो ये जो तरीका होता है ना, किसी भी इक्वेशन को पूरे एक नंबर से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना, ये बहुत बेस्ट मेथड है और ये आगे तक बहुत हायर, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो वहाँ तक भी बहुत बड़ा काम निभाता है आपका। ठीक है, तो क्योंकि मुझे पता है डिफरेंट मेथड है, तो मैं इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पर। तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखते हैं तो -1 से -1 मल्टीप्लाई होकर 1 बना देगा, तो x माइनस 4 इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 16। तो यहाँ तो सब चीज़ पॉजिटिव हो गई, और ये प्लस का 48 विद नेगेटिव से -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 48 दे जाएगा। ठीक है, अब अपने लगा देंगे x प्लस ए और x प्लस बी, है ना। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, अब माइनस का 4 और माइनस का 16 दैट इज माइनस का 20 ऑफ x, और माइनस का 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4, तो प्लस का तो बनेगा, और यहाँ पर कितना बनेगा 64। ठीक है, 64 16 इंटू 4 कर दो 64 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस का 48। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 20 ऑफ x और
प्लस में 64 था, ये माइनस का 48 ला करके प्लस का 48 बनेगा, दैट इज इक्वल टू 0, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 20 ऑफ एक्स और प्लस का कितना हो जाएगा, इसको इसको जोड़ दोगे दैट इज 2, कितना होगा 48 है ना, 48 एंड 64 था, है ना। तो 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना 11, 112 हो जाएगा, ठीक है। यानी 112 आया इक्वल टू में 0, ठीक है। अब इसके बाद या तो इसमें, अब इसको चाहे तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो, बट आपके डायरेक्ट सॉल्व करने पर होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डी की वैल्यू पहली बात सी की वैल्यू पॉजिटिव है। हिंट देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो आंसर में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो सकता है, या तो इक्वल टू 0 आएगा या तो आपका वो आएगा पॉसिबल नहीं होगा आंसर, है ना। तो या तो वो तरीका लगा लो, या तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बोला है उसमें सिंपल सी बात है, आपसे कहता है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है यानी संभव है, तभी आपको इनकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो अगर ये खुद शक के घेरे में आपके क्वेश्चन को रख रहा है, तो इसका मतलब आपसे जानना चाहता है कि इसके जो रूट्स होंगे उसका नेचर एग्जिस्टिंग है भी कि नहीं है, तभी तो आप निकाल पाओगे। इसलिए इसने पहले कहा कि आप पहले ये फाइंड आउट करो कि ये पॉसिबल कंडीशन है भी कि नहीं। तो पॉसिबल कंडीशन है या नहीं उसके फाइंड आउट करने के लिए करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4c, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास ये एक्स का कोएफिशिएंट a होता है, दैट इज 1 होगा, और एक्स का कोएफिशिएंट माइनस का 20 दैट इज b हो गया, और 112 जो है दैट इज c कांस्टेंट टर्म, है ना। तो अगर हम यहाँ लिखना चाहें d की वैल्यू दैट इज b का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, है ना, माइनस 4 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 112, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 20 का स्क्वायर करोगे दैट इज 400, और माइनस में 4 को मल्टीप्लाई 112 कर दोगे दैट इज 4 टू ज़ा 8 44, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 48 विच इज लेस देन 0। यहाँ तो नेगेटिव आ गई, कहाँ से इसके रूट्स निकाल लोगे, हैं आयोटा में निकलते हैं, बट अपने के लिए अभी नहीं है आयोटा, वो 11th में आएगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं देयरफॉर, क्या कह सकते हैं, सिंस d इज लेस देन 0 और नेगेटिव, और d इज नेगेटिव, देयरफॉर द गिवन सिचुएशन, है ना, इज नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं, तो हम जिस कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तो हमने एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन खत्म कर दिए, क्योंकि एनसीईआरटी में एजेस रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे, वो मैं तीनों के तीनों आपको करा चुका हूँ। आइए 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन की ओर भी नज़र डालते हैं कि किस टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ओर बढ़ना थोड़ा ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमसे ये क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए दे रखा है, वो कह रहा है कि 1 ईयर अगो यानी 1 साल पहले अ मैन वॉज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी अगर सन की उम्र कुछ है अभी तो उससे 1 साल पहले अगर देखा जाए तो वो 8 टाइम्स ही एज कम्पेयर टू हिज फादर, है ना। नाउ हिज एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन, स्क्वायर रूट नहीं बोला, स्क्वायर ऑफ हिज सन, यानी अगर x ईयर्स है तो 8y स्क्वायर, यानी कि इसमें सबसे पहले तो आपको 2 लोगों के लिए 2 अलग अलग वेरिएबल अज्यूम कर सकते हो, या तो एक ही वेरिएबल मान सकते हो, बट अपन क्या है एक ही वेरिएबल ना मान करके 2 वेरिएबल मानते हैं ना, ताकि थोड़ा अपने को आसान लगे। तो हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो हम कहते हैं लेट प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट एज ही अपने को फाइंड आउट करनी है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितनी x ईयर्स मान लिया, प्रेजेंट, और दूसरा जो था प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की उम्र हमने क्या मान ली y ईयर्स, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमने क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और
इक्वेशंस फॉर्म करनी है। ठीक है, तो हमने जो पहला क्वेश्चन को थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो हमें पता चला कि 1 ईयर अगो यानी 1 साल पहले, तो जो 1 साल पहले की बात अगर ये कर रहा है तो थोड़ा अंदाज़ा अगर लगा सकते हो, 1 साल पहले जो इसकी खुद की उम्र होगी दैट इज़ x-1 होगी, और उसकी जो बेटी की उम्र होगी दैट इज़ वो भी 1 - y-1 होगी, है कि नहीं। अब पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। 1 ईयर अगो अ मैन वॉज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। जो इसकी उम्र है, आदमी की उम्र x है, वो कितनी है, 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, ठीक है, तो x-1 इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ y-1। या तो आप यहीं से थोड़ा सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है, या फिर आप इसको थोड़ा आगे और बढ़ा सकते हो। यहीं से थोड़ा सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, तो हमें पता चला x-1 इक्वल टू 8y माइनस में 8, तो x माइनस में कितना हो जाएगा 8y, प्लस का 8y दलिया है ना, -1 और माइनस ये प्लस का 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो x माइनस 8y और प्लस का 7 इक्वल टू में 0। ठीक है, इसको भी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये कुछ ऊट पटांग सी इक्वेशन लग रही है ना, तो इसको सॉल्व कर अभी थोड़ा इधर साइड में धर देते हैं। अब दूसरी हमने एक कंडीशन पढ़ी कि जो प्रेजेंट एज से रिलेटेड थी। देखो क्या बोल रखा था, ये कह रखा था कि नाउ यानी कि अब हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। जो उसकी उम्र है यानी कि एक्स की जो उम्र है, यानी कि आदमी की उम्र कितनी एक्स थी, दैट इज कितनी है वाई स्क्वायर की इक्वल है, यानी कि उसकी बेटी की जो उम्र है उसका स्क्वायर है, यानी आदमी की उम्र इज इक्वल टू द जो उसकी बेटा है उसकी स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन 2 मान लिया। ठीक, तो अब हमें दोनों की वैल्यू बतानी है, तो या तो हम एक काम कर सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ सीधा सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, या तो हम दूसरा एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर इस पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट क्योंकि अपने पास x की वैल्यू डालने से ही काम बन रहा है तो हम x की वैल्यू डाल देते हैं सीधा, है ना, क्यों उसमें फालतू के लपड़े पड़े। तो सीधा हम क्या करते हैं, हम कह देते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ किसकी x इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में हमें डाल देना है। जहाँ x दिखा वहाँ हमने क्या डाल दिया y का स्क्वायर माइनस 8y था प्लस का 7 इक्वल टू में 0, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ। तो अब ये पूरी इक्वेशन y के टर्म्स में आ गई। अगर पूरी इक्वेशन y के टर्म्स में आ गई तो अब हम क्या कहते हैं y स्क्वायर माइनस में इसको स्प्लिट अप कर सकते हो, आपको फैक्टराइजेशन आता है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना y 7y स्क्वायर बनेगा, फिर इसके ऐसे फैक्टर बनाओ जो कि आपको ये दे जाए। तो अगर मैं लिखूँ 7y माइनस का y और प्लस का 7 इक्वल टू में 0, क्योंकि 7 के तो यही 1 × 7 बन सकता है फैक्टर, है ना, और 1 अगर दोनों को नेगेटिव नेगेटिव दे दो तब भी तो आपका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव बनेगा और एडिशन आपका नेगेटिव बनेगा। तो आपका बना y का, इन दोनों में पेयरिंग कर देते हैं, तो यहाँ पर y कॉमन आया और y -7 बच गया इधर, प्लस या माइनस कॉमन लेते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बच गया y माइनस में 7 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहाँ से या तो y -7 बनेगा या तो यहाँ पर दिखा देते हैं अभी, और y -1 इक्वल टू 0 फैक्टर बन गए दो, ये तो y -7 दोनों में कॉमन था, बाकी बच गया y -1। तो या तो y -7 इक्वल टू 0 होगा और या तो y माइनस में 1 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अगर y -7 इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू 7 होगी और y -1 इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पर बनते हैं केसेस, क्यों, कि दोनों ही आंसर हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर एक एज नेगेटिव आती तो हम तो चलो एक नेगलेक्ट भी कर देते हैं ना, तो हम दोनों चीज़ के लिए केसेस बना के चलते हैं ना। केस फर्स्ट हम अज्यूम करते हैं व्हेन y इक्वल टू 7, ठीक है,
अगर y इक्वल टू 7 है तब क्या होगा, या y इक्वल टू 7, चलो पहले इसी को मान लेते हैं, y इक्वल टू 7 है। अगर y इक्वल टू 7 है तो x इक्वल टू क्या होगा, हमें पता है y का स्क्वायर होता है ना। तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर x इक्वल टू कितना आएगा, 7 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू x इक्वल टू कितना है 49, यानी ये भी पॉजिटिव आ रहा है। और दोनों में थोड़ा डिफरेंस भी है, अगर एक की एज x आ रही तो दूसरे की y 7 आ रही तो थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि हमने पिताजी की एज को यानी कि उस आदमी की एज को हमने x माना था तो बड़ा है और बेटा उसका छोटा है, देखो 7 साल का है ना, तो डिफरेंस तो है, ये थोड़ी पॉसिबल लग रही है। और दूसरे केस में अगर हम देखते हैं कि क्या पता वो भी संभव ना हो, अगर दोनों चीज़ पॉसिबल होगी तो दोनों को देना पड़ेगा, नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते ना। तो अगर हम कहते हैं व्हेन y इक्वल टू 1, तो अगर हम x इक्वल टू वाई स्क्वायर की कंडीशन में डाल के देखें तो हमें पता चलेगा x इक्वल टू 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x इज ऑल्सो 1। अगर बेटे की उम्र 1 साल है तो पिताजी की उम्र भी 1 साल होगी, ऐसा तो संभव नहीं है। सिंस x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल, क्यों भाई, दोनों बंदे ही अलग हैं तो उनकी उम्र अलग नहीं होगी, रिलेशन ही उनका अलग है ना, फादर और सन का रिलेशन है ना, तो ये दोनों की उम्र बराबर तो कभी नहीं हो सकती। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं y इक्वल टू 7 होगा एंड x इक्वल टू 49 होगा। बट ये तो हमसे पूछा ही नहीं है, अपने से क्या पूछा था कि इनकी परसेंटेज बतानी है, उस आदमी और उसके बच्चे की, है ना। तो आदमी की उम्र कितनी होगी, जो हमने x मानी थी दैट इज 49, तो हम कह सकते हैं हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ मैन, जो कि आदमी था, वो कितनी थी 49 ईयर्स, है ना। एंड हिज सन कह सकते हो इक्वल टू कितना है 7 ईयर्स। ठीक, ये कुछ क्वेश्चन था, आई थिंक आपको थोड़ा अच्छा लगा हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक और आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है वो हमसे कहता है, जो बिल्कुल आपका सिमिलर है, जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उससे बिल्कुल सिमिलर है। ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द रामूस एज, यानी एक व्यक्ति का नाम है, उसकी जो उम्र है इन ईयर्स 5 ईयर्स अगो, यानी 5 साल पहले, विद हिज एज 9 ईयर्स लेटर, यानी 9 साल बाद, 5 साल पहले जितनी थी और 9 साल बाद जितनी होगी, इनका जो प्रोडक्ट है एज का वो कितना है 15 है। तो फाइंड रामूस प्रेजेंट एज। अब एक बंदे की एज को हमने फाइंड आउट करना है, जैसे वो उसमें था ना, रहमान वाले क्वेश्चन में था, बट उसमें रेसिप्रोकल दे रखा था। यहाँ पर आपको रेसिप्रोकल वगैरह ना दे करके सीधा क्वेश्चन में यही डिमांड कर रहा है कि आपको सिंपली निकालना है कि 5 साल पहले जो उसकी उम्र थी और 9 साल बाद उसकी जो उम्र होगी, इनके बीच का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट है वो 15 दे रखा है, तो उसकी एज क्या होगी। देखो लेट प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, रामू की, कितनी होगी x ईयर्स, XY ईयर्स मत समझ लेना, है ना, इसलिए मैं थोड़ा कम ही लिखता हूँ, मेरी राइटिंग थोड़ी भी ऐसी है, इसलिए भाषा पे थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेट करा करो, यहाँ पर थोड़ा लिखने पे नहीं, है ना। देखो प्रेजेंट एज हमने रामू की जो थी, रामू जी की, वो कितनी मान ली, x ईयर्स मान ली, है ना। अगर उनकी उम्र x ईयर्स है तो क्या, तो हमसे कह रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ, यानी 80 क्यू, क्योंकि इसमें और कुछ तो दे नहीं रखा, तो इसमें 80 क्यू हमने पढ़ा 5 ईयर्स अगो, यानी कि 5 साल पहले, तो x माइनस में 5 हो जाएगा। और भी कह रखा था कि 9 साल बाद, यानी x प्लस 9 इक्वल टू कितना होगा, इनका प्रोडक्ट है दैट इज 15। इक्वेशन फॉर्म करने मेरे को तो नहीं लग रहा है इतनी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, है ना। यदि आपको हो रही तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, बस सही बात बताऊँ, ठीक है। तो x माइनस में 5 तो ऐसे इट रखा, और x प्लस 9 इक्वल टू 15, है ना। ये 15 ये इक्वेशन बनी, मैं दोबारा लिख दिया जल्दी जल्दी में ना। तो आपको पता है यहाँ पर x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्म लगा दोगे, दैट इज एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए बी,
याद है फॉर्मूला? याद रखोगे तो बहुत काम का है। तो एक्स स्क्वायर और माइनस का 5 प्लस का 9 करोगे दैट इज कितना आएगा 9 और माइनस 5 दैट इज 4 प्लस में 4x और माइनस का 45 इक्वल टू कितना हो गया 15। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 45 माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस का 60 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर तो आपको कुछ ऐसे फैक्टर बनाने हैं 60 के ऐसे फैक्टर क्या बन सकते हैं 15 इंटू 4 बन सकता है ना। और क्या बन सकता है 12 इंटू 5 बन सकता है। ठीक है, और भी बन सकते हैं, क्या बन सकता है अगर आप 10 इंटू 6 कर दो, है ना। और 10 इंटू 6 करने पे थोड़ा समझ में आ रहा है 10 और 6 का डिफरेंस होता है वो 4 बनता है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस अगर हम लिखें 10x माइनस 6x कर दें, है ना, माइनस 60 इक्वल टू 0। अब मैं इसको इतनी जल्दी तो यहाँ पर साइन वगैरह ना देख करके मैं क्यों जल्दी कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ी प्रैक्टिस है। मैं सही बात बताऊँ, जितने टाइम आप फैक्टर्स की ये लगा कर करने कोशिश करोगे, ये पर मैंने ये नहीं देखा कि इसका प्रोडक्ट करता फिर नेगेटिव उसको मैं बाद में एडजस्ट करता। मुझे तो थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी अंदाजा ऐसे लग रहा है, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस चीज़ की। आप लोग भी करोगे तो आपको मेरे से ज़्यादा कर सकते हो जल्दी, यही मेरा आपसे कहना है ना। तो बाकी तो पेयरिंग है, तो दोनों में यहाँ पर से देखते हैं एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स प्लस 10 बचेगा, यहाँ पर में माइनस 6 कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस में 10 बचेगा, माइनस प्लस हो गया ना इक्वल टू 0। दोनों तरफ से x प्लस 10 तो आ रहा है कॉमन, और x माइनस 6 इक्वल टू 0 बच गया, है ना। तो या तो x प्लस 10 इक्वल टू 0 होगा, या तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। तो या तो x की वैल्यू -10 आएगी और x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस का 6, और x की वैल्यू प्लस 6 को हम कंसिडर करते हैं, -10 को नहीं। क्यों? एज नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम ये कह सकते हैं हेंस किसकी प्रेजेंट एज ऑफ रामू कितनी होगी 6 ईयर्स, यानी मात्र 6 साल का है ना। ये व्यक्ति है, बच्चा ही है ना। तो इससे हमें पता चला कि थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा सा था, बट जैसे ना वो एनसीईआरटी क्वेश्चन था रहमान वाला, उसकी तरह ही था, बट रेसिप्रोकल का यहाँ झगड़ा नहीं था कुछ भी। ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन इनफ है, क्योंकि और क्वेश्चन मैं बढ़ाऊँ वो फ़ायदा नहीं रहेगा वीडियो को लेंदी करने का। तो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम अगर करना चाहते हैं, क्योंकि अगर इतने आपने कर लिए मेरे हिसाब से इतने इनफ है, इनफ। क्योंकि एनसीईआरटी में मात्र एज से रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे, मैंने आपको 2 अपनी तरफ से करा दिए, इससे ज़्यादा आपको करने की और ज़रूरत नहीं है। यदि कोई और करना चाहता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है ना, तो आप कर सकते हैं कि बहुत सारी बुकें हैं आपकी, जैसे RS अग्रवाल हो गई, RD शर्मा हो गई, या कोई और आपकी जैसे नहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार की जाती है, प्रिपेयर की जाती है, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे तरीके से, है ना। तो मेरे हिसाब से इतना ही लेक्चर अभी काफ़ी है, क्योंकि वैसे ही 43 मिनट्स हो चुके हैं अप्रॉक्स, है ना। तो बाकी इसको समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा डिस्टेंस स्पीड से रिलेटेड होगा, आई थिंक वही वाला हम उसको नेक्स्ट में करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।